हेलो फ्रेंड्स। आज हम लर्निंग प्रोसेस में फोर्थ पार्ट जो है उसके बी सेक्शन की बात करेंगे। और उससे पहले हम जो उसमें लास्ट जो पॉइंट रह गए थे कोहलर के सिद्धांत में इनसाइट तक हुआ। अब एवोल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है। एवोल्यूशन में कहा गया है मनुष्य अधिकांश कार्य और व्यवहार अंतर्दृष्टि की सहायता से करता है। जटिल परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान तो पूर्णतः अंतर्दृष्टि पर ही निर्भर करता है। कोहलर के प्रयोग इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने इन प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि पशु भी अंतर्दृष्टि के आधार पर सीखते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। निम्न मानसिक स्तर वाले पशुओं पर जो प्रयोग हुए हैं उनमें अंतर्दृष्टि की समस्या समाधान में महत्व स्पष्ट नहीं होता। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह विचार है कि समस्या समाधान सहयोग या चांस के आधार पर होता है, ना कि सूझ के आधार पर। अब देखिएगा सूझ और सीखना। सूझ द्वारा सीखना प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने से कैसे भिन्न है, हम दोनों में अंतर समझते हैं। पहला अंतर देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में सूझ को महत्व दिया गया है, जबकि प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने में प्रयत्न और भूल को महत्व दिया गया है। दूसरा अंतर है, सूझ द्वारा सीखने और प्रयत्न के कारण सीखने में समय स्पष्ट सूझ द्वारा सीखने में प्रयत्न के कारण सीखने में समय नष्ट होता है, जबकि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में प्रयत्न नहीं करने होते। थर्ड अंतर है, सूझ द्वारा सीखने में शारीरिक कुशलता स्किल्स पर बल दिया जाता है, जबकि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में मानसिक क्रियाओं या इंसाइट पर बल दिया जाता है। अंतर्दृष्टि पर बल दिया जाता है। प्रयत्न और भूल सिद्धांत में मानसिक क्रियाओं की पूर्ण अवहेलना की गई है। सूझ द्वारा अधिगम अपेक्षाकृत उच्च बुद्धि वाले प्राणी करते हैं, जबकि प्रयत्न और भूल सिद्धांत सभी प्रकार के प्राणियों पर लागू होता है। इस दिशा में हुए अध्ययनों में देखा गया कि पशु भी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। पांचवा अंतर है, सूझ एक प्रकार की प्राकृतिक देन है, अतः सूझ द्वारा सीखना बहुत कुछ इस प्राकृतिक देन पर भी निर्भर करता है, जबकि प्रयत्न और भूल विधि में अधिगम मेहनत पर निर्भर करता है। जबकि छठा अंतर देख सकते हैं, प्रयत्न और भूल द्वारा अधिगम करने में या करते समय प्रयोज्य का ध्यान लक्ष्य निर्देशित होता है, जबकि सूझ विधि द्वारा सीखते समय प्रयोज्य निष्क्रिय सा दिखाई देता है। जब समस्या समाधान मानसिक स्तर पर हो जाता है तब प्रयोज्य कार्य संपादित करता दिखाई देता है। सेवेंथ एंड लास्ट इसका अंतर देखेंगे, सूझ द्वारा अधिगम प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन आदि पर निर्भर करता है, जबकि प्रयत्न और भूल विधि में प्रयोज्य का समस्या का समाधान हर बार नए सिरे से होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, जिसमें आता है हमारा संबंध प्रत्यावर्तन या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस पे श्रीवास्तव ने कहा है, कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रीवियसली इनइफेक्टिव स्टिमुलस ऑब्जेक्ट और situation becomes effective in eliciting a lateral responses. It means अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि गुप्त प्रत्युत्तर को प्रकट कर देती है। जेम्स टॉवर ने कहा है, ए प्रोसेस बाय विच अ रिस्पॉन्स कम टू बी elicited by a stimulus object or situation other than to which it is the natural or normal responses. अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना वस्तु अथवा परिस्थिति के द्वारा एक प्रत्युत्तर प्रकट होता है, इसके अतिरिक्त वह प्रत्युत्तर अथवा सामान्य प्रत्युत्तर होता है। अब देखिए, दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उत्तेजना वस्तु परिस्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वांछित अथवा गुप्त प्रत्युत्तर को प्रकट कर देती है। पेवलॉव को फादर ऑफ कंडीशनिंग भी कहा जाता है। पेवलॉव को 1904 में उसके पाचन ग्रंथियों से संबंधित शोध कार्य पर नोबेल प्राइज भी मिला था। अब चूँकि पेवलॉव के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सिद्धांत इस प्रकार था कि ऑपरेशन के द्वारा कुत्ते के जबड़े में रबर की नली इस प्रकार फिट कर दी गई कि पैरोटिड ग्रंथि से निकलने वाली लार नली में होकर बाहर आ जाए।
लार की बूंद के 10वें भाग तक मापन किया जा सकता है। जब कुत्ता ठीक हो गया तो उसे इस व्यवहार का प्रशिक्षण दिया गया कि वह एक ढीले जुबा में शांत होकर खड़ा रहे। इस प्रारंभिक तैयारी के बाद कुत्ते को भूखा रखा गया, फिर इस एक ध्वनि नियंत्रित साउंड प्रूफ कमरे में जुबा में बांधकर खड़ा कर दिया गया। इस अवस्था में उसके ऑपरेशन के द्वारा फिट की नली का संबंध लार मापक यंत्र के साथ बांध दिया गया। ध्वनि यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न की गई। इसके 8 सेकंड के अंदर मीट पाउडर भोजन उसको उपस्थित किया गया। प्रतिदिन इस प्रकार के 2 प्रयास करने के बाद तीसरे प्रयास में 30 सेकंड तक ध्वनि उत्पन्न की जाती, परंतु भोजन नहीं दिया जाता। इस प्रकार प्रतिदिन कुल 3 प्रयास कराए गए। प्रारंभ में घंटी के होने पर लार स्रावित नहीं करता था, परंतु भोजन करते समय पर्याप्त मात्रा में लार स्रावित करता था। चौथे दिन पश्चात ये देखा गया कि घंटी बजने के 18 सेकंड के बाद 60 बूंद लार का स्राव किया। इस प्रकार के लार स्राव को कंडीशन्ड सेलेवेशन कहा। कुछ अधिक प्रयासों के बाद घंटों के 1 सेकंड बाद ही लार का स्राव अधिक मात्रा में होने लगा। प्रयासों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ घंटी उत्तेजना और लार प्रतिक्रिया के बीच समय कम होता गया और लार की मात्रा में वृद्धि होती गई। पेवलॉव के सिद्धांत में एक उत्तेजना के स्थान पर दूसरी उत्तेजना आने में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी समुचित व्याख्या पेवलॉव के सिद्धांत में की गई। इस अनुबंधन को अग्र चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं। संबंधित तकनीकी शब्द में अनकंडीशनल स्टिमुलस को यूएस कहते हैं और लार यूआर कहलाती है। ठीक है। सेकंड में सीएस घंटी प्लस यूएस भोजन यूआर लार पुनरावृत्तियों के बाद आता है। सीएस घंटी और उसके बाद सीआर लार थर्ड में आता है। अब संकेतों का अर्थ इस प्रकार है। यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस अनुबंधित उत्तेजना भोजन, यूएस कंडीशनड स्टिमुलस अनुबंधित उत्तेजना घंटी के द्वारा, यूआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स अनुबंधित प्रत्युत्तर लार के द्वारा, सीआर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स अनुबंधित प्रत्युत्तर लार के द्वारा। अब ये चीज़ें आपको जब आप इसे समझेंगे और जानेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि आप इस पर रिसर्च कीजिए, बुक उठाइए और पढ़िए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बस मैं नॉलेज के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि कोई भी क्रिया जब होती है और अगर हम उसी एक नियमित समय पर वो कार्य करते हैं तो हमें वो चीज़, अब जैसे कि हम अगर एक टाइम पे खाना खाते हैं तो हम उसी टाइम पे भूख लगेगी, मतलब भूख फील होगी, चाहे खाना मिले या ना मिले। इसी प्रकार से इसको कंडीशनल वे में सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। अब संबंध प्रत्यावर्तन या अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडीशनिंग। अब इसमें आता है सबसे पहला कारक होता है कालिक संबंध, टेम्पोरल रिलेशन, मतलब संबंधित उत्तेजना सीरियस और अनुबंधित उत्तेजना के समय का घनिष्ठ संबंध होता है। सेकंड आता है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। अपने प्रयोग में पेवलॉव ने देखा कि संबंधित उत्तेजना घंटी के समान उत्तेजनाएं भी कुत्ते के लार में स्राव को उद्दीपित करती हैं। उस घंटी के लगभग समान बजने वाली इसके सभी घंटियों के प्रति लार स्राव करता है अथवा वह घंटियों के प्रति सामान्यीकरण के आधार पर लार स्रावित करता है। अब थर्ड आएगा इसमें विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। पेवलॉव ने अपने प्रयोग में देखा कि कुत्ते को जिस घंटी से अनुबंधित किया उस घंटी से दूसरी अन्य घंटियों की आवाज़ में अंतर यदि अधिक होता है तो वह विभेदीकरण या अंतर कर लेता था। विलोप, चौथा जो पॉइंट है इसका विलोप, एक्सटेंशन। अपने प्रयोग में पेवलॉव ने यह देखा कि जब एक बार घंटी का अनुबंध स्थापित हो जाता है और इसके बाद अनेक प्रयास किए जाएं, लेकिन घंटी के बाद भोजन कुत्ते को ना दिया जाए तो कुत्ते में अनुबंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पांचवा आएगा ब्रह्म विरोध, एक्सटर्नल इनहिबिटिशन। इस दिशा में प्रयोग में देखा गया कि अनुबंध स्थापित करने के बाद यदि कई उत्तेजनाएं उपस्थित होती हैं जो अनुबंध स्थापित होने में समय अधिक लगता है, तो यदि वे उपस्थित होने वाले उद्दीपक घंटी की आवाज़ से मिलते जुलते हैं तब अनुबंधित स्थापित होने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार अनुबंध स्थापित ही नहीं होता। 6 पॉइंट आता है इसका प्रयोगात्मक मनोस्नायु विकृति, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस में यह देखा गया है कि इस अवस्था में जीव सीएस और ईएस में वेदीकरण नहीं कर पाता, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। पेवलॉव के प्रयोग में इस अवस्था में कुत्ता भौंकने लगता है, उसका लार स्राव बहुत अधिक हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अब अनुबंधन प्रयत्न और भूल सीखने से किस प्रकार भिन्न है ये देखते हैं। पहला है अंतर इसमें, प्रयत्न और भूल सिद्धांत में बार बार प्रयास करके सीखने पर बल दिया जाता है। अनुबंध में एक प्रभावी उत्तेजना घंटी को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि गुप्त प्रत्युत्तर लार प्रकट हो जाती है। सेकंड इसका अंतर है, अनुबंध में प्रयास पर
बल दिया गया है, परंतु प्रयत्न और मूल सिद्धांत में अभ्यास पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। थर्ड आता है अनुबंधन सिद्धांत में सीखने में या अनुबंध स्थापित होने में मानसिक क्रियाओं को महत्व को स्वीकार किया गया, जबकि प्रयत्न और भूल सिद्धांत में मानसिक क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। फोर्थ में आएगा आपका अनुबंध में प्रयोज का सीखने में समय नष्ट होता है, जबकि प्रयत्न और भूल में सीखने में व्यर्थ समय नष्ट होता है। पैवलॉव के प्राचीन सिद्धांत की आलोचना देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की उपयोगिता सरल क्रियाओं के सीखने तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में पशुओं के सीखने या अधिगम को समझने में ये सिद्धांत जितना उपयोगी है, सिद्धांत मानव अधिगम को समझने में उपयोगी नहीं है। सेकंड आता है प्राचीन अनुबंध सिद्धांत की प्रकृति यांत्रिक या मैकेनिकल नेचर है। थर्ड आएगा इसमें अनुबंध से संबंधित व्यवहार अस्थायी होते हैं। यह देखा गया है कि अधिगम व्यवहार पुनर्बलन के अभाव में कुछ दिनों बाद स्वतः समाप्त हो जाता है या लुप्त हो जाता है। चौथा इस सिद्धांत में पुनरावृत्ति और अभ्यास को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। फिफ्थ में आएगा प्राचीन अनुबंध से संबंधित अध्ययनों में सिद्धांत के कुछ नए रूप सामने आए। सिनेमैटिक अनुबंध सिद्धांत इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा गया है। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि BF स्किनर ने दी है, उनके अनुसार नैमित्तिक अनुबंध में प्राणी की कोई न कोई क्रिया साधन या निमित्त के रूप में कार्य करती है। साधन या निमित्त के फलस्वरूप अधिगम की जाने वाली प्रतिक्रिया साध्य को पुनर्बलित करती है। इसी कारण इसको नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। इस अनुबंधन को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। इस सिद्धांत को मुख्य मानता है कि प्रतिक्रिया या अनुक्रिया या प्रत्युत्तर की शक्ति स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पॉन्सेज में वृद्धि किसी पुनर्बलक रीइंफोर्समेंट के कारण होती है। उपरोक्त कथन को स्पष्ट करते हुए दैनिक जीवन के उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक परिवार एक सदस्य अधिक बातचीत नहीं करता। यदि इस सदस्य को बातचीत के लिए परिवार के अन्य सदस्य पुरस्कृत या पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट देते हैं, उत्साहित करते हैं, उसकी बातचीत में रुचि लें और बातचीत का अनुमोदन करें, तब यह सब सदस्यों को बातूनी बनाने में निमित्त सहायक होगा। फलस्वरूप उसकी बातचीत की पुनर्बलन प्राप्त होगा। बार बार ऐसा करने से पुनर्बलन और अधिक प्रभावी होगा। उसकी बातचीत करना इतना बढ़ जाएगा कि वह सदस्य अधिक बातूनी बन जाएगा। स्पष्ट है कि पुनर्बलन उसकी बातचीत की प्रबलता बढ़ती है। उसके प्रत्युत्तर की शक्ति में वृद्धि का कारण पुनर्बलन ही है। इसे रिवॉर्ड इंक्रीमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया, जिसे स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंटल भी कहा जाता है। इसमें चूहे को भूखा रखकर और फिर उसमें वो लीवर की दबाने की प्रक्रिया के आधार पर जब वह अपने रिवॉर्ड के रूप में खाना पाता है, तो ये उस चीज़ को निरूपित करता है कि किस प्रकार ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है। स्किनर के उपरोक्त प्रयोग में भोजन एक धनात्मक पुनर्बलन जो उपकरण के लीवर या छड़ को निरंतर दबाने की अभिक्रिया को मजबूत करता है। नैमित्तिक अनुबंध का महत्व। मानव अधिगम में इस प्रकार के नैमित्तिक अनुबंध का बहुत अधिक महत्व है। बीमारियों के उपचारों में नैमित्तिक अनुबंध का उपयोग किया जाता है। शर्मीलापन, आक्रामकता, अंगूठा चूसना, बदमिजाजी आदि व्याधियों का उपचार नैमित्तिक अनुबंध द्वारा ही किया जाता है। नैमित्तिक अनुबंध के द्वारा व्यवहार संबंधी व्याधियों का उपचार मनोवैज्ञानिक की सोच समझकर करना चाहिए। दैनिक जीवन में अनुभवों में देखा गया कि हम लोग अनेक प्रकार की वृत्ति, प्रथाओं, रीतियों और विश्वासों आदि को नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर ही सीखते हैं। नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत की आलोचना। इस प्रकार के सिद्धांत में समर्थन वैज्ञानिक का दावा है कि पूर्णतः प्रक्रिया की व्याख्या के लिए सिद्धांत पूर्णतः सक्षम नहीं है। तार्किक और उच्चतर अधिगम प्रक्रियाओं की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। दूसरी आलोचना में कहा गया नैमित्तिक अनुबंध की प्रक्रिया एक यांत्रिक व्यवस्था है। ये स्वाभाविक अधिगम प्रक्रिया से बहुत भिन्न होती है, अतः स्वाभाविक अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। तीसरी आलोचना इस प्रकार है कि प्राणी या प्रयोग परिस्थिति दोनों पर अध्ययनकर्ता पर नियंत्रणकर्ता का प्रभाव रहता है। स्वाभाविक अधिगम परिस्थितियों में इस प्रकार का नियंत्रण संभव नहीं है। प्राचीन अनुबंध और नियमित अनुबंध में अंतर। निष्क्रिय प्रक्रिया, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन एक सक्रिय प्रक्रिया है। प्राचीन अनुबंध पशुओं के अधिगम प्रक्रिया को समझने में सहायक है, जबकि नैमित्तिक अनुबंध मानव अधिगम प्रक्रिया को समझने में सहायक है। प्राचीन अनुबंध में कुत्ते के लार स्रावित समय पर भोजन देकर खाया जाता है, जबकि प्रयोज को उपयुक्त समय पर उत्तेजना प्रस्तुत करता है, तभी अनुक्रिया नियंत्रित होती है। नैमित्तिक अनुबंध में प्रयोगकर्ता के पास हाथ में ऐसी उत्तेजना नहीं होती जिससे वह अपने प्रयोग को छड़ दबाने जैसी प्रतिक्रिया करा सके।
प्राचीन अनुवंशिक पुनर्वलन यूएस अनुक्रिया पर निर्भर नहीं करता, जबकि नैमित्तिक अनुवंशिक पुनर्वलन अनुक्रिया पर निर्भर करता है।